जो होता है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है किडनी की, ठीक है। किडनी की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या होता है? नेफ्रॉन होता है। नेफ्रॉन किडनी की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। संरचनात्मक मतलब जो कि स्ट्रक्चर उसका मेंटेन रखे, और फंक्शन जो कि कार्य करे। किडनी में फंक्शनल यूनिट है नेफ्रॉन जो कार्य करती है। ईच किडनी हैज़ 1 मिलियन नेफ्रॉन। हर एक किडनी के पास कितने नेफ्रॉन होते हैं? 1 मिलियन। ये कहीं ना कहीं पूछा गया है एग्जाम में, याद रखना। एक किडनी के अंदर लगभग 1 मिलियन नेफ्रॉन पाए जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 मिलियन नेफ्रॉन पाए जाते हैं, ठीक है। नेफ्रॉन की जो लेंथ होती है, जो नॉर्मल लेंथ होती है नेफ्रॉन की 1.2 से लेकर 2.2 इंच तक होती है। नेफ्रॉन की लंबाई लगभग 1.2 से लेकर 2.2 इंच तक इसकी लंबाई लेंथ हो सकती है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आप याद रखना। 2-3 चीज़ें बताई मैंने आपको इसमें कि जो नेफ्रॉन होते हैं स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट होती है आपके आपकी किडनी की, और जो ईच किडनी, हर एक किडनी के पास कितने नेफ्रॉन होते हैं? हर एक किडनी के पास लगभग 1 मिलियन नेफ्रॉन पाए जाते हैं, ठीक है। 1 मिलियन और 1.5 मिलियन तक अपन समझ सकते हैं, ठीक है। नॉर्मल लेंथ जो नेफ्रॉन की होती है 1.2 से लेकर 2.2 इंचेस तक होती है इसकी लंबाई। आगे बढ़ता हूँ। टाइप ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन भी 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से नेफ्रॉन? समझिए। एक तो होता है कॉर्टिकल नेफ्रॉन और एक होता है जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन, ठीक है। जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। तो जो कॉर्टिसल नेफ्रॉन होता है ना, कॉर्टिसल नेफ्रॉन जो होता है 80 से 85% पाया जाता है। जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन 15 से 20% पाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, फिर से रिपीट करता हूँ। देखो जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन है, कॉर्टिकल नेफ्रॉन कितना होता है आपका? 80 से 85% में बता रहा हूँ। सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सा नेफ्रॉन पाया जाता है? कॉर्टिकल नेफ्रॉन। जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन कितना पाया जाता है? 15 से 20% के समथिंग पाया जाता है। देखो जरा डायग्राम, ये वाला जो है ये कॉर्टिकल नेफ्रॉन का डायग्राम है, और ये वाला जो डायग्राम है ये आपका जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन का। अब इन दोनों में जरा आप लोग मुझे गेस करके बताओ कि दोनों में क्या डिफरेंट है, समझ के बताओ क्या डिफरेंट है दोनों नेफ्रॉन में, कॉर्टिकल नेफ्रॉन और जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन में। देखो दोनों में बिल्कुल, ये वाला थोड़ा ऊपर है, ये वाला थोड़ा नीचे है। इसमें जो लूप ऑफ हेनले है ना, ये लूप ऑफ हेनले लंबा है, मतलब नेफ्रॉन का एक पार्ट होता है, मैं आपको बताऊंगा आगे। ये वाला हिस्सा है ना, ये यू शेप का कितना लंबा है, जबकि इसमें देखो कितना लूप ऑफ हेनले कितना सा छोटा है, यू शेप का। तो ये डिफरेंट होता है जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन और कॉर्टिकल नेफ्रॉन में, दोनों में बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंट है। परसेंटेज भी याद रखना कि सबसे ज़्यादा 80 से 85% कौन सा होता है? कॉर्टिकल नेफ्रॉन, और जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन 15 से 20% होता है। आगे बढ़ता हूँ मैं यहाँ से। स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। अब नेफ्रॉन की हमको संरचना को समझना है, कैसा स्ट्रक्चर होता है, समझिए। रीनल कैप्सूल उसमें पाया जाता है, रीनल ट्यूब्यूल्स के बारे में पढ़ना है, और कलेक्टिंग डक्ट। जो आपका नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन 3 भागों में विभाजित रहता है। कौन कौन से भाग होते हैं जरा देखो। नेफ्रॉन के 3 भाग बताएं। सबसे पहला भाग मैंने बोला है कि रीनल कॉर्पसल और रीनल ट्यूब्यूल और रीनल कलेक्टिंग डक्ट। देखो जरा डायग्राम, ये वाला है ना, ये वाला भाग, ये वाले भाग से इतना वाला भाग क्या होता है? ये कहलाता है पर रीनल कॉर्पसल। रीनल ट्यूब्यूल होता है, उसके बाद ये रहा रीनल ट्यूब्यूल, ये वाला एरिया है ना, ये रीनल ट्यूब्यूल का एरिया है। अब ये जो कलेक्टिंग डक्ट है ना, ये जो लंबी से आपको दिख रही है यहाँ पे, ये होती है आपकी कलेक्टिंग डक्ट, जो कि कलेक्ट करके यूरिन को स्टोर करती है और बाहर निकालती रहती है कंटिन्यू। फिर वहाँ से कैरी कर लेता है आपका यूरिन को यूरेटर, यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर, फिर बाहर निकल जाता है। एक प्रोसेस होती है। तो याद रखना, रीनल कैप्सूल, रीनल कॉर्पसल और रीनल ट्यूब्यूल और रीनल डक्ट, ठीक है। इनको एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहले रीनल कॉर्पसल के बारे में डिस्कस करते हैं कि रीनल कॉर्पसल क्या होता है। रीनल कॉर्पसल फिल्ट्रेट अ ब्लड प्लाज्मा एंड इट इज नॉर्मल डायमीटर इज 200 माइक्रोमीटर। इसका जो रीनल कॉर्पसल होता है यह रक्त को फिल्टर करने का कार्य करता है, रीनल कॉर्पसल। इसके क्षेत्रफल लगभग 200 माइक्रोमीटर तक होता है। क्षेत्रफल जो होता है रीनल कैप्सूल का, रीनल कॉर्पसल का, ये ऊपर वाला भाग आपको दिख रहा है ना, ये रीनल कॉर्पसल है, ये वाला भाग, ठीक है। रीनल कॉर्पसल में क्या क्या है वो आपको आगे बताता हूँ मैं स्ट्रक्चर। बाकी ये काम क्या करता है? आपके ब्लड को, प्लाज्मा को फिल्टर करने का काम करता है और यूरिन की फॉर्मेशन करके आगे सेंड करता है, ठीक है। पार्ट ऑफ रीनल कॉर्पसल। रीनल कॉर्पसल के क्या क्या पार्ट होते हैं जरा देखो। ग्लोमेरुलस होता है,
बोवन कैप्सूल होता है, ठीक है। ये ग्लोमेरुलस और बोवन्स कैप्सूल के बारे में मैं अब आपको डिटेल में बताने जाने वाला हूँ, ठीक है। अब बताऊंगा रीनल ग्लोमेरुलस के बारे में, फिर हम डिस्कस करेंगे बोवन्स कैप्सूल के बारे में। जो रीनल, जो ये बीच में आपको ग्लोमेरुलस है और आसपास जो ऐसे है ना ये वाला हिस्सा, इसको मैं बोलूँगा रीनल, जो रीनल कॉर्पसल का ही भाग होता है बोवन्स कैप्सूल, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ इसमें। सबसे पहले हम लोग देखेंगे ग्लोमेरुलस के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ से। ग्लोमेरुलस इज अ मेड अप नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरी। बोलना चाहता है कि जो ग्लोमेरुलस में कई पतली पतली कैपिलरीज का गुच्छा पाया जाता है। देखो डायग्राम देखो, ये रहा आपका ग्लोमेरुलस, ठीक है। आपको आई होप कि यहाँ दिख रहा होगा, ये ग्लोमेरुलस है। इसमें क्या है, ये गुच्छा आपको बीच में दिख रहा है, ऐसे जो कैपिलरीज का गुच्छा है ये आपका ग्लोमेरुलस है। और जो ये आसपास वाला पार्ट है ना, ये बोवन्स कैप्सूल है, कैप्सूल की तरह रखता है, पैक रखता है उसके, बोवन्स कैप्सूल, ठीक है। तो अंदर वाले भाग को क्या बोलोगे आप, अंदर वाले भाग को आप बोलोगे सिंपली ग्लोमेरुलस, और बाहर वाले भाग को ये कैपिलरी का गुच्छा होता है। देखो लिखा भी हुआ मैंने कि ग्लोमेरुलस कई पतली पतली कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, कैपिलरी से मिलकर बना होता है, इन्हें ये गुच्छे के समान होते हैं, ठीक है। देखो जरा आगे, इनसाइड ऑफ दिस कैपिलरीज प्रेजेंट एंडोथीलियल सेल विच फिल्ट्रेट द ब्लड। अब ब्लड को एक्चुअल में कौन फिल्ट्रेट कर रहा है यहाँ पे, एक जो इस कोशिकाओं के अंदर एक स्पेशल एंडोथीलियल कोशिका है, एंडोथीलियल सेल्स होती है। ये एंडोथीलियल सेल क्या करती है, रक्त को फिल्टर करने का। डायग्राम देखो, ये गुच्छे के समान संरचना है। अब मैंने इसको और ज़्यादा यहाँ पे जूम कर दिया। जब मैंने इसको जूम करा तो इस तरह का आपको स्ट्रक्चर निकल के आया। ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये आपका ब्लड यानी कि आरबीसी बनाई हुई है, यानी कि ब्लड है। और जो ये चारों तरफ दिख रहा है ये आपको, ये है एंडोथीलियल सेल, ये इसका जूम वाला स्ट्रक्चर है इसका, ठीक है। इसका जूम वाला स्ट्रक्चर ये है। अब ये जो स्ट्रक्चर है ना, इसके अंदर ब्लड फिल्टर होता है और यहाँ से फिर वो बोवन्स कैप्सूल के पास जाता है, वहाँ पे फिल्ट्रेशन होता है, फिर वो आगे भेज देता है। तो याद रखना ग्लोमेरुलस क्या होता है, ग्लोमेरुलस एक कोशिका का गुच्छा होता है, और ग्लोमेरुलस में कई पतली पतली कैपिलरी का गुच्छा होता है, और इसके अंदर ये एंडोथीलियल कोशिकाओं से मिलकर बनाता है जो कि ब्लड का फिल्ट्रेशन करते हैं। नेक्स्ट पार्ट पे बढ़ता हूँ मैं, बोवन्स कैप्सूल के ऊपर। अब देखो बोवन्स कैप्सूल क्या है, इट इज अ डबल लेयर कप शेप पार्ट विच अगेन फिल्टर द ब्लड। देखो यह कप के समान संरचना होती है, यह जो रक्त ग्लोमेरुलस से फिल्टर होकर आता है उसे फिर से फिल्टर करती है, अगेन रीफिल्टर करती है, ठीक है। देखो जरा ये डायग्राम दिख रहा है आपको, ये तो रहा आपका ग्लोमेरुलस, इसके चारों तरफ आपको ये दिख रहा है ना कप जैसी संरचना। जरा जूम दूर करता हूँ, ये जो कप जैसी संरचना दिख रही है ना आपको, ये कप वाली, ये होता है आपका बोवन्स कैप्सूल। इसके चारों तरफ भी देखो लेयर है एंडोथीलियल की, ये भी फिल्ट्रेट करती है। ये भी जो फिल्टर, जो ग्लोमेरुलस से फिल्टर हुआ है ना, उसको फिर से फिल्टर करने का काम करती है। क्लियर है? आगे बढ़ता हूं मैं। अब आता है रीनल ट्यूब्यूल, ये थोड़े स्पेलिंग मिस्टेक है, रीनल ट्यूब्यूल। अब देखो रीनल ट्यूब्यूल इज अ इम्पोर्टेंट पार्ट विच इज डिफरेंट पार्ट। देखो रीनल ट्यूब्यूल भी इंपॉर्टेंट है, जिसके भी कई अलग अलग पार्ट होते हैं। रीनल ट्यूब्यूल एक महत्वपूर्ण भाग होता है जिसके भी कई छोटे छोटे अलग अलग भाग होते हैं। कौन कौन से? पीसीटी, रीनल ट्यूब्यूल के भाग बताने वाला हूँ। पीसीटी का फुल फॉर्म होता है प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है। उसके बाद है लूप ऑफ हेनले और डीसीटी, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। जरा डायग्राम देखो, देखो यहाँ वाला भाग है ना, ये रहा प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। उसके बाद आता है ये जो आपका यू शेप है ना, ये यू शेप का है आपका लूप ऑफ हेनले, और इसके बाद जो पार्ट आता है ना, ये आपका आता है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। डीसीटी और पीसीटी, पीसीटी का फुल फॉर्म प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डीसीटी का फुल फॉर्म डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे बढ़ता हूँ, याद रखना है यहाँ से, ठीक है। अब देखो पीसीटी, प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल क्या होता है वो चीज समझो आप। प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल इज अ पार्ट ऑफ रीनल ट्यूब्यूल। इट्स नॉर्मल लेंथ इज 14 mm एंड डायमीटर इज 55 माइक्रोमीटर। देखो जरा, प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल का रीनल ट्यूब्यूल का भाग होता है, इसकी लंबाई 14 mm और क्षेत्रफल 55 mm होता है। जो रीनल ट्यूब्यूल का ही भाग होता है पीसीटी, प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये वाला स्ट्रक्चर यहाँ पे दिख रहा है, ये वाला, इसका जो बताया हुआ है इन्होंने कितना, इसका डायमेंशन बताया हुआ कि जो 14 mm तो इसकी लेंथ होती है और 55 माइक्रोमीटर तक इसका डायमीटर या क्षेत्रफल होता है। आगे बढ़ता हूँ मैं यहाँ से।
अब आता है लूप ऑफ हेनले, ये भी नेफ्रॉन का पार्ट है। यू शेप का जो आपको दिख रहा है नीचे वाला पार्ट, ये होता है लूप ऑफ हेनले, यू शेप का पार्ट होता है। क्या होता है? इट इज अ यू शेप पार्ट एंड इट्स नॉर्मल लेंथ इज 30 mm, 30 mm तक इसकी नॉर्मल लेंथ जो लेंथ होती है वो कितनी होती है? 30 mm तक होती है। लूप ऑफ हेनले की यू शेप का ऑर्गन होता है। काम क्या करता है? इसकी लंबाई 30 mm होती है। इसका काम क्या है? इट हेल्प टू कनेक्टिंग पीसीटी टू डीसीटी, बोलना चाहता है पीसीटी को डीसीटी से जोड़ कर रखता है। पीसीटी कौन सा है? ये ला प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल वाला भाग ये रहा, और इधर वाला कौन सा है? डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। इन दोनों को जोड़ने का काम कौन करेगा? यू शेप का। तो इसका केवल एक काम होता है कि इन दोनों को पीसीटी से डीसीटी को ये कनेक्ट करके रखता है, जोड़कर रखता है। आगे बढ़ता हूं। अब देखो डीसीटी क्या होता है? डीसीटी का फुल फॉर्म होता है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अब ये जो डीसीटी है ना, इट्स नॉर्मल लेंथ जो होती है कितनी होती है? डीसीटी की 15 mm होती है, 15 mm होती है, एंड डायमीटर जो होता है 55 माइक्रोमीटर होता है। ठीक है, डीसीटी की लंबाई लगभग 15 mm और होती है, और इसका क्षेत्रफल लगभग 50 माइक्रोमीटर तक होता है डीसीटी का। ये वाला जो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल डायग्राम में देखो, ये वाला भाग है ना, ये डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल का भाग है। ठीक है, अब देखो इनसाइड ऑफ डीसीटी, ये यहाँ से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा आपको। इनसाइड ऑफ डीसीटी के अंदर बोलना चाहता है कि स्पेशल प्रिंसिपल सेल पाई जाती है जो कि बनाती है एडीएच, ये एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स, इट हेल्प टू रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। ये बोलना चाहता है कि डीसीटी के अंदर प्रिंसिपल कोशिकाएं पाई जाती है, और यह कोशिकाएं एक हार्मोन्स बनाते हैं जिसे एडीएच बोलते हैं, एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स। ये एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स वाटर का रीअब्जॉर्प्शन में मदद करता है, वाटर को रीअब्जॉर्ब में करके रखता है। ठीक है, कलेक्टिंग डक्ट। अब ये कलेक्टिंग डक्ट क्या है? कलेक्ट करके रखेगी। लास्ट में दिख रहा है आपको, ये वाली जो है ये कलेक्टिंग डक्ट होती है आपकी। ठीक है, देखो जरा, इट्स एंड पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, इट इज अ एंड पार्ट, ये सबसे आखिरी भाग होता है नेफ्रॉन का, या नेफ्रॉन का सबसे अंतिम भाग होता है। इसके बाद देखो, इट्स नॉर्मल लेंथ इज 22 mm, 22 mm तक इसकी लेंथ होती है। इसकी सामान्य लंबाई लगभग 22 mm तक होती है। आई होप कि आपको पूरा स्ट्रक्चर क्लियर हो गया होगा कि कितने भाग बताए। अगर आपको समझ में नहीं आया है, वीडियो को फिर से रिपीट करके देख लो, समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा फास्ट पढ़ाने के लिए मैं कोशिश करता हूँ, आपका भी टाइम बचता है और आपको भी